लेक्चर नंबर 40 आज की डेट लगाओ। तुम लोग पढ़ रहे थे एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर में तुमने प्रिंसिपल लिख लिया था। और एसी जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक लिखा हुआ डायग्राम बनाना। एसी जनरेटर का डायग्राम ड्रॉ करोगे। सबसे पहले तुम बनाओगे रेक्टेंगुलर कॉइल। एनसीईआरटी में जो डायग्राम है 3D में स्कीमेटिक डायग्राम, मैं 2D में बना रहा हूँ, थोड़ा आसान है उसमें। जो दो टर्मिनल्स हैं इस कॉइल के, वहां पर दो स्लिप रिंग्स कनेक्टेड होगी। कॉइल माउंटेड होती है आर्मेचर पे, जिसमें से होकर गुजर रहा होता है एक शाफ्ट। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए मैग्नेटिक कोर पीसेस हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ, साउथ, किसी साधन से, किसी मदद से, जैसे मान लो साइकिल का पहिया इसके साथ अटैच कर दो, या जैसे वाटर व्हील टरबाइन अटैच कर दो, उसको घुमाया जाता है। तो यहाँ से हम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। स्लिप रिंग के कांटेक्ट में कार्बन के बने हुए बुश इस तरह से रहते हैं कि स्प्रिंग एक्शन से उनको धकेला जाता है टुवर्ड्स द स्लिप रिंग, जिससे कि बुश B1 और B2 लगातार स्लिप रिंग S1 और S2 के कांटेक्ट में बने रहे। जब ये पूरे घिस जाते हैं तो इनको हम चेंज कर देते हैं। बुश का मटेरियल होता है कंपैरेटिवली सॉफ्ट स्लिप रिंग के मटेरियल के कंपैरिजन में। ये स्प्रिंग है, यहां से आउटपुट दिया जाता है लोड रेजिस्टेंस को। लोड रेजिस्टेंस RL जो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट लेंगे, यहां तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। कहा जाता है कि नामांकित चित्र बनाओ, तो उसकी नेमिंग में तुम यहाँ लिख सकते हो S1 एंड S2 स्लिप रिंग्स। तुम लिख सकते हो B1 एंड B2 कार्बन बुशेस। अगर मैं बात करूं एसी मोटर की, तो जो बेसिक डिफरेंस होगा वो सिर्फ इतना था कि अगर इनपुट आउटपुट इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी इधर सोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलने लग जाएगी हमको। तो क्या बन जाएगी? मोटर बन जाएगी। और जो डीसी होता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में। ये जो नीचे तुम देख रहे हो स्लिप रिंग है, इसकी जगह स्प्लिट रिंग्स होती हैं। स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं, कम्यूटेटर भी बोलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये S1 या S2, ये पुश B1, ये पुश B2। तो होता है कि जैसे आधा चक्कर पूरा होता है, सेगमेंट S1 B2 के कांटेक्ट में चला जाता है और S2 B1 के कांटेक्ट में आता है। उसकी वजह से हमें DC मिलती है। क्यों? ऐसे समझो,
इस कॉइल का नाम है ABCD, छोटा A, छोटा B, छोटा C, छोटा D। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन, पहला आधा चक्कर हम इसको दे रहे हैं, तो जो साइड AB है वो नॉर्थ से दूर जा रही है, साइड AB नॉर्थ से दूर जा रही है, तो करंट यहाँ पर इस तरह से फ्लो होगी कि नियर बाय बनना चाहिए साउथ, तो करंट फ्लो होगी ABCD क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगले आधे चक्कर में ये वाली साइड जब साउथ से दूर जा रही होगी, क्योंकि आधा चक्कर पुराने पर ही पहुंच जाएगी साउथ के पास, और अगले आधे चक्कर में जा रही होगी साउथ से दूर, तो नियर बाय बनना चाहिए नॉर्थ पोल, यानी करंट फ्लो होगी DCBA। तो करंट एक बार क्लॉकवाइज फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो अल्टरनेटिंग नेचर स्टार्ट से डेवलप होता है। तो ये वाली जो करंट है ये रेसिप्रोकेट करती है RL में, एक बार नीचे की तरफ जाएगी फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ फिर ऊपर। तो इस तरह का सेटअप होने पर क्या चेंज आया, जैसे ही इंटरनल सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई, वैसे ही एक्सटर्नल सर्किट में बुशेस की पोजीशन रिवर्स हो गई। उसकी वजह से बाहर सर्किट में पूरे टाइम एक ही डायरेक्शन में करंट मिलती रहती है, यानी डीसी। तो डीसी जनरेटर से डीसी मोटर बनाई जा सकती है, डीसी मोटर से डीसी जनरेटर बना सकते हैं। तो जो खिलौने वाली मोटर होती है वो क्या होती है, डीसी मोटर। तुम अगर उसको इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी दे दोगे तो आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगी। कई बार तुमने देखा होगा कई कारों को जो बैटरी से चलती हैं, खिलौना कार, तो अगर तुम हाथ में पकड़ के उसका पहिया घुमाने लगो तो लाइट जलने लगती है उसमें, बिकॉज उसमें लगी हुई मोटर जनरेटर की तरह काम करने लगती है, आउटपुट इनपुट चेंज कर। अब तुम्हें इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है, सब है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में तुम लिख सकते हो, इट कंसिस्ट ऑफ rectangular coil ABCD. It consists of a rectangular coil ABCD mounted on armature with a shaft. Okay. Coil ABCD, rectangular coil ABCD mounted on an armature, mounted on an armature with a shaft between pole pieces of a magnet, between pole pieces of a magnet, as shown, full stop. Its two ends are connected with slip rings S1 and S2. Its two ends are connected with slip rings S1 and S2, from which continuously remain in contact with bushes B1 and B2, which continuously remain in contact with bushes B1 and B2. Output current is obtained. Output current is obtained through external resistance RL. Output current is obtained through external resistance RL. Working के हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गई, नेक्स्ट वर्किंग। When coil is rotated by some means, when coil is rotated by some means, then the magnetic flux associated with it,
becomes maximum and minimum alternately, becomes maximum and minimum alternately, comma, which causes an induced EMF, which causes current बनता है, which causes an induced EMF and a current through load resistance RL, and a current through load resistance RL, which is of alternating nature, which is of alternating nature. Its expression can be obtained as, which is of alternating nature, its expression can be obtained as dash लगा दो, एक डेरिवेशन इसमें इन्वॉल्व रहेगा वर्किंग में, हमें I equal to I0 sin ओमेगा t डिराइव करना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिराइव करना है। उससे पहले एक फैक्ट समझ लो जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आता है। जैसे मान लो दरवाजा जो है नॉर्थ पोल है, इधर दीवार साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे जा रही है और ये कॉइल, अगर कॉइल का प्लेन ऐसे है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से होकर जा रहा है। इस टाइम कॉइल के प्लेन का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जब एंगल 0 बन रहा है, जब फ्लक्स मैक्सिमम है, तो जब अभी हम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे वो आएगा I equal to I0 sin ओमेगा t, ओमेगा t मींस थीटा, तो करंट भी 0 हो गया और ईएमएफ भी 0 हो गया। जिस टाइम फ्लक्स मैक्सिमम होता है उस टाइम पर ईएमएफ भी 0 होगा, करंट भी 0 होगा, और जब इसका प्लेन ऐसे होगा इसमें से ऊपर जाने वाला फ्लक्स होगा 0, क्यों? थीटा इज 90। इस टाइम पर करंट भी मैक्सिमम और ईएमएफ भी मैक्सिमम। तो लॉजिक क्या है, हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे ने बताया था इट इज नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हमें कंसेप्ट डेवलप करना बनाना है कि जब कोई क्वांटिटी मैक्सिमम होती है तो उसके चेंज होने की रेट होती है मिनिमम या 0, और जब कोई क्वांटिटी मिनिमम होती है 0 होती है तो उसकी चेंज होने की रेट होती है मैक्सिमम। तो फ्लक्स जब मैक्सिमम होगा तो उसकी चेंज होने की रेट होगी 0, यानी ईएमएफ 0, करंट 0, और फ्लक्स जब मिनिमम होगा 0 होगा तो उसकी चेंज होने की रेट होगी मैक्सिमम। डेरिवेशन करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे। Let coil ABCD has capital N turns. Let coil ABCD has capital N turns, comma, area of cross section capital A, capital N turns, area of cross section capital A, and it is rotated with constant angular speed omega, and it is rotated with constant angular speed omega in uniform magnetic field B, in uniform magnetic field B. Then from Faraday's law of EMI तुम लिख पाओगे, from Faraday's law of EMI E equal to minus d by dt of n phi ये टोटल फ्लक्स, इसमें से मैं n को कांस्टेंट मानते हुए बाहर लिख सकता हूँ, बाकी मेरे पास बचता है b डॉट। अगली स्टेप में b भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसको भी मैं बाहर लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन के सिंबल से। जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो cos थीटा आता है, and theta is the angle traveled in time t with angular velocity omega। ओमेगा इनटू t लिखा जा सकता है, थीटा की जगह मैं लिखूंगा cos थीटा की जगह cos ओमेगा t। ओमेगा t कहां से आया, रेफरेंस साइड में तुम मेंशन कर सकते हो, थीटा इक्वल टू ओमेगा t। अब जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, cos थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस खत्म,
मुझे मिलता है NBA फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है NBA ओमेगा sin ओमेगा t, ये एक्सप्रेशन है। अगर मैं EMF की मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता हूं तो तब होगी जब ओमेगा t होगा पाई बाय 2, तो कंडीशन इंपोज करेंगे if ओमेगा t इक्वल टू पाई बाय 2 then E इक्वल टू max, E max को दिखाते हैं E सबस्क्रिप्ट 0 and how much it is NBA ओमेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है E0 NBA ओमेगा। बोर्ड में काम आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मेंस में, नहीं तो कोई क्वेश्चन एडवांस में कहीं ना कहीं फॉर्मूला फंसेगा किसी क्वेश्चन में। NBA ओमेगा पीक वैल्यू होती है, तुम्हें याद रखना। तो एक्सप्रेशन कैसा हो गया 10 E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, ये हमें मिल गया EMF। अब हमको क्या चाहिए, करंट, वोल्टेज। अब यहाँ पर जो तुम्हें समझना है, एक बात और को समझना है कि सेल की जो हम बात करते थे, एक होता था EMF, उसको ऐसे दिखाते थे, एक होती थी वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस, इनमें कुछ रिलेशन होता था E इक्वल टू V प्लस IR। अगर वहां पर स्मॉल r 0 हो जाए तो E और V बराबर हो जाएंगे, यानी EMF बिकम्स वोल्टेज। अब इस सिचुएशन में वहां तो क्या होता, सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट था वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता था। यहाँ ये जो कॉइल है ये बनाई गई है कॉपर की, जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर से आ रहा है इस जनरेटर के, वो इसी का रेजिस्टेंस है, कॉइल का रेजिस्टेंस। तो ये जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगा क्योंकि कॉपर की कॉइल है। तो अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं तो जो वोल्टेज और EMF है दोनों सेम हो जाएंगे। तो देखोगे if resistance of coil is negligible, resistance of coil is negligible, ब्रैकेट में लिखो internal resistance, comma then voltage V equal to E equal to V0 sin ओमेगा t। या इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं E equal to V equal to V0 sin ओमेगा t। तो एक्सप्रेशन V के टर्म्स में हमने बदल लिया। अब करंट किसमें फ्लो करानी है, लोड रेजिस्टेंस RL। तो वो जो करंट होगी वो कितनी होगी, वो डिपेंड करेगी RL पर। Also induced current flowing through RL, induced current flowing through RL, I equal to V by R, V की वैल्यू रख दो, V0 by R sin ओमेगा t। जब हम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें पीक वैल्यू ऑफ करंट मिलेगी। तो एक्सप्रेशन मिलेगा I equal to I0 sin ओमेगा t। लॉग में मत करो। तो ये हमने डेरिवेशन किया करंट का। 3 नंबर में अगर तुम्हें डिस्क्राइब करना है जनरेटर को, तो एक ग्राफ और बनेगा। ग्राफ एनसीईआरटी में बना हुआ है जहां पर उसका डिस्क्रिप्शन है। एनसीईआरटी में थोड़ी सी एडिशनल डिटेल है, उस ग्राफ के साथ जो है कॉइल का ओरिएंटेशन भी दिया हुआ है। ग्राफ कौन सा बनेगा, ये जो एसी है कैसी है, साइनोसॉइडल। तो बेसिक ग्राफ जो रिक्वायर्ड है एटलीस्ट इतना तो चाहिए कि तुम टाइम के साथ करंट का वेरिएशन प्लॉट करो और ग्राफ को ऐसे दिखाओ। कम से कम एक साइकिल दिखाना है, अगर तुम 1.5 साइकिल दिखा दो दैट इज ओके। एक्स एक्सिस पर हम टाइम भी ले सकते हैं और थीटा भी ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं। तो यहाँ पर तुम मार्क करोगे टाइम है तो कैपिटल टी, एक साइकिल का टाइम, और थीटा है 2 पाई, यहाँ मार्क करोगे t/2, यहाँ मार्क करोगे पाई, और ये होगी पीक वैल्यू। इसको बोलते हैं I0 को पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड है, ये तो दिखाना है। अब बेटर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि तुम इसके साथ कॉइल का ओरिएंटेशन भी दिखाओ ठीक वैसे जैसे एनसीईआरटी में दिखाया।
पर अगर तुम इतना दिखा देते हो तो नंबर कटेंगे नहीं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि लेटेस्ट जो 2014 में पेपर की मार्किंग स्कीम बोर्ड ने अपलोड की है उसमें उन्होंने कॉइल का ओरिएंटेशन नहीं दिखाया और ग्राफ इतना ही बना दिया। तो इतना बनाने से काम चल रहा है। और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है, कॉइल का ओरिएंटेशन दिखा सकते हो तो ठीक है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी जैसा डायग्राम तो पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट एसी जनरेटर। कहाँ यूज होता है? मीडियम स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, लार्ज स्केल पर, स्मॉल स्केल पर। स्मॉल स्केल पर होता है बिरला यामा पोर्टेबल जेनसेट। मीडियम स्केल पर जैसे एलएन में लगा हुआ है। लार्ज स्केल पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े-बड़े जनरेटर होते हैं। बॉयलर में पहले स्टीम बनाते हैं, स्टीम से फिर उस जनरेटर के आर्मेचर को घुमाते हैं। यहाँ तो डीजल जनरेटर है, इसको बोलते हैं डीजी सेट। केरोसिन से भी चलता है, डीजल से भी चलता है। पहले एक डीजल इंजन को चलाया जाता है, उस इंजन के साथ जनरेटर के आर्मेचर को कपल कर देते हैं, तो इंजन इसको घुमाता है, इसको घुमाता है, तो उससे बिजली पैदा होती है। क्लियर? तो यहाँ पर ईएमआई खत्म होता है और अब स्टार्ट होगा एसी। जहाँ ईएमआई खत्म हो रहा है, ये डेरिवेशन यहीं से एसी के स्टार्टिंग है, डेरिवेशन एसी के स्टार्टिंग में फिर से I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा। तो हेडिंग लगाओगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो कैसी करंट लिखोगे? It varies in magnitude as well as in direction. It varies in magnitude as well as in direction. Comma, periodically with time. Periodically with time. Periodically word पहले भी यूज कर सकते हैं, बाद में it varies periodically ऐसे भी लिख सकते हो। It varies periodically in magnitude and direction with time. हमारे सिलेबस में सिर्फ साइनोसॉइडल एसी, एग्जांपल साइनोसॉइडल एसी, SINU, साइनो, SOIDL, सॉइडल, साइनोसॉइडल एसी। और साइनोसॉइडल एसी लिखने के बाद ये ग्राफ दोबारा बनाओगे, इसको दोबारा बनाओ। तो सिर्फ हमारे सिलेबस में ये वाली, हालांकि और कैसे हो सकती है? स्क्वायर वेवफॉर्म हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेगुलर हो सकता है। एग्जांपल के लिए मैं एक प्रैक्टिकल डेटा बताऊं। बाजार में जो इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं वो दो तरह के हैं। एक ऑर्डिनरी इन्वर्टर, ऑर्डिनरी इन्वर्टर जो आउटपुट निकलता है वो होता है स्क्वायर वेव, ऐसी वेव निकलती है। और एक होता है साइन वेव इन्वर्टर। साइन वेव इन्वर्टर जो आउटपुट निकालेगा वो ऐसा होगा। अब अंतर क्या आएगा उससे? अगर इससे तुम पंखे को चलाओगे तो यहाँ पर तुम देख रहे हो चेंज एकदम से हो रहा है। यहाँ तुम देख रहे हो चेंज स्मूथ है, जैसे इंपैक्ट लोडिंग होती है ना, इंपैक्ट लोडिंग में जो मशीन होती है वो जल्दी फेल हो जाती है। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये डिजायर्ड नहीं है। इसी की वजह से पंखा आवाज करता है और उसके बेयरिंग के जल्दी घिसने के चांसेस रहते हैं अगर इन्वर्टर पे ज्यादा तेज चले। तो हमें प्रेफर करना है साइन वेव इन्वर्टर। हालांकि इसकी सर्किटरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, फिर भी अगर हमें खरीदना है, घर में लगाना है, तो हमें किसे प्रेफर करना चाहिए? साइन वेव इन्वर्टर। क्लियर? तो साइनोसॉइडल एसी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब हम इधर जानते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, किसी इंस्टेंट t पर इतना होगा एसी। और हम जानते हैं कि इसकी जो पीक वैल्यू वो है I0। फिर अगर ध्यान से देखें तो पता चल रहा है हाफ साइकिल पॉजिटिव है, हाफ साइकिल नेगेटिव है। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा फॉर फुल साइकिल तो वो 0 मिलने वाला है। तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बस उससे ये इंटरप्रेट हम कर सकते हैं क्योंकि एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 है तो इसका नेट मैग्नेटिक इफेक्ट 0 होगा। बजर वगैरह में, बैल्स वगैरह में हम यूज तो कर लेते हैं एसी को, पर वो सिर्फ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए, उससे कोई नेट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया जाता। देखोगे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। नेक्स्ट हेडिंग, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी।
जैसे AC अल्टरनेटिंग करंट की शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे हम यूज करते हैं AV, होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की शॉर्ट फॉर्म। एवरेज ऑन मीन वैल्यू ऑफ AC में डैश लगा के लिख सकते हो। फॉर ए फुल साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज 0। शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करो। For a full cycle, average value of AC is 0 because it remained positive during first half. Because it remained positive during first half and negative during next half part of the cycle. And negative during next half part of the cycle. ऐसा होने की वजह से एवरेज वैल्यू 0 होगी। Thus, we find its average value for half cycle. We find its average value for half cycle as described below. As described below. Dash लगा दो। 2 नंबर में डेरिवेशन आता है, उनसे बोलते हैं कि साइनोसॉइडल AC की पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ पार्ट ऑफ द साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालो। इसमें भी समझने की बात यह है कि अगर वो हाफ साइकिल हमने लिया यहां से लेकर यहां तक, देन अगेन एवरेज वैल्यू 0। साथ में हम कंडीशन लगाते हैं आइदर फॉर पॉजिटिव हाफ और फॉर नेगेटिव हाफ। तो मान लो पॉजिटिव हाफ के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस AC की एवरेज वैल्यू क्या है। तो तरीका क्या होगा डेरिवेशन का? एक पुराना कांसेप्ट रिवाइज कर लो जो 11th में तुमने सीखा था। अगर मैं कोई ग्राफ खींचता हूं जैसे फोर्स टाइम, तो जो इसका एरिया अंडर द कर्व आता है वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कोई ग्राफ खींचता हूं जैसे एक्सेलरेशन टाइम, तो एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है v माइनस। अगर मैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ खींचता हूं तो वर्क डन। अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ खींचता हूं, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं P की ग्राफ को, देन अगेन इट रिप्रेजेंट्स वर्क डन। तो अगर मैं करंट टाइम का ग्राफ लूंगा तो इसका एरिया अंडर द कर्व किसको बताएगा? करंट और टाइम के प्रोडक्ट को, चार्ज। तो हम जानते हैं अच्छे से कि जब हमने इंटीग्रेशन सीखा था कैलकुलस में, कुछ बच्चों का अगर कमजोर है, उनको कोई घबराहट होती है, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कैलकुलस के नाम से घबराहट होती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम मिनिमम, तो मेरे 3 लेक्चर अवेलेबल हैं, लैब में भी हैं, नेट पर भी हैं, यूट्यूब पर। 11th क्लास के लेक्चर नंबर 15, 16 एंड 17। 15 में डिफरेंशिएशन, 16 में इंटीग्रेशन और 17 में मैक्सिमम मिनिमम। तीनों आधे-आधे घंटे के, ओनली 30। तो तुम देख सकते हो जितनी कैलकुलस फिजिक्स में रिक्वायर्ड है वो उसमें डिस्क्राइब। तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं बड़े आराम से कैलकुलस यूज करके, और एरिया निकाल लिया तो मुझे टोटल चार्ज मिल गया इस दौरान जो चार्ज फ्लो हुआ। अगर इस दौरान एवरेज करंट रही है I सबस्क्रिप्ट AB, तो अगर मैं उस करंट को इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं T/2 से, तो का एवरेज करंट इनटू टाइम किसके बराबर आ जाएगा? उस चार्ज के बराबर। तो इस लॉजिक को यूज करके हम यहां पे डेरिवेशन करेंगे। ये उस डेरिवेशन की आउटलाइन। तो लैंग्वेज लिख सकते हो। कैसे करते थे? वो जो वर्क का निकालते थे तो स्मॉल स्ट्रिप लेते थे और उसके लिए डिस्प्लेसमेंट, उसको फोर्स को कांस्टेंट मानते थे, डिस्प्लेसमेंट dx के लिए फोर्स को यूनिफॉर्म मानते। सिमिलरली मैं क्या करूंगा यहां पे स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए करंट को मान लूंगा यूनिफॉर्म है, तो I dt क्या हो जाएगा? स्मॉल चार्ज d। लिखोगे कंसीडरिंग positive part of the cycle, positive half part of the cycle, considering positive half part of the cycle shown in figure above, if we assume that current remain constant for small time interval dt, current remain constant for small time interval
dt, then we may write the small charge flowing small charge flow dq equal to I dt। अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे पूरे हाफ साइकिल के लिए। नाउ राइटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर हाफ साइकिल, writing this expression for half cycle, integration of dq from 0 to q half, integration of I की वैल्यू रख दी मैंने I0 sin omega t dt from 0 to t by 2। जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ dq को मुझे q मिलेगा, लिमिट्स लगाएंगे, इधर I0 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, sin ओमेगा t जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है, फंक्शन ओमेगा t है, दूसरा फंक्शन sin ओमेगा t है, तो एक तो माइनस साइन आएगा और आएगा cos ओमेगा t और उसको डिवाइड करेंगे ओमेगा से, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 to t by 2 लिमिट्स लग जाएंगी। तो ये मुझे मिलेगा q हाफ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस I0 by ओमेगा के बाद मैं वैल्यू पुट करते हो ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन t, जैसे तुम जानते हो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो मैंने इस ओमेगा को लिखा 2 पाई अपॉन कैपिटल T, फिर स्मॉल t की जगह रखा अपर लिमिट की वैल्यू को t by 2 माइनस cos 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाता है cos 0। जब मैं एक्सप्रेशन यहाँ से देखता हूँ तो ये मुझे मिलता है 2 cancel, t cancel, cos pi is -1 and cos 0 is also 1, माइनस आगे लगा हुआ है -1 -2, ये माइनस बाहर वाले माइनस से कैंसिल होगा तो मुझे मिलता है 2I0 अपॉन ओमेगा। ये क्यों आपकी वैल्यू मुझे चाहिए I एवरेज, बट हमें पता है I एवरेज into t by 2 इक्वल टू क्यों आप वैल्यू पुट करो I एवरेज हो जाएगा 2 by t by 2 उधर जाकर बनेगा 2 by t into q हाफ में तुमने लिखा 2I0 अपॉन ओमेगा, ओमेगा को फिर से हमने लिख दिया 2 pi by t, ये dt कैंसिल, ये 2 कैंसिल और फाइनली हमारे पास बच गया हाफ साइकिल के लिए I एवरेज 2 by pi टाइम्स I0 t वैल्यू का 2 by pi टाइम्स। अब यहाँ तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन है जैसे तुमने रटा हुआ है रूट 2 is 1.414, रूट 3 is 1.732, नहीं रटा हुआ तो रटा हुआ होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। 1 by root 2 is 0.707, 1 by root 3 is 0.5774, ऐसे ही तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए 2 by pi। How much it is? 0.637, it is 0.637। Average value of AC for half cycle is 0.637 times I0। परसेंटेज में अगर रखूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके मैं लिखूंगा 63.7% of I0। तो AC की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल होती है 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज क्या है? हम जानते हैं AC से हर काम पॉसिबल नहीं है और DC से भी हर काम पॉसिबल है। जैसे ये पंखा चलाना तो DC से नहीं चल सकता, तुमने पढ़ा है इसके बारे में, इंडक्शन मोटर से इसमें लगी हुई है तो इंडक्शन मोटर AC करंट पर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन DC से पॉसिबल नहीं, ये AC से ही चलेगा। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, लोहे की रस्ते में तांबे की परत चढ़ानी है तो DC से ही पॉसिबल है, AC से पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ काम ऐसे हैं जो DC से हो सकते हैं, कुछ काम ऐसे जो AC से हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में ये जो एवरेज वैल्यू की सिग्निफिकेंस है उसको कैसे लिंक करें? जो चार्ज फ्लो, हम चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी नहीं। तुम ऐसे मान सकते हो कि किसी सर्किट से तुम AC पास करो,
या उसी सर्किट से टाइम t/2 के लिए AC को भी टाइम t/2 के लिए पास करना है फॉर हाफ साइकिल। टाइम t/2 के लिए तुम उस AC की एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल के बराबर की DC पास करो, इतने मैग्नीट्यूड की DC पास करो, द चार्ज फ्लोइंग विल बी देखोगे फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये जो अभी हमने हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली है, इसका भौतिक महत्व क्या है, फिजिकली हाउ इट इज इंपॉर्टेंट हम लिख रहे हो। If we pass AC, इसमें डैश लगा देते, if we pass AC through a circuit, if we pass AC through a circuit for time t/2, for time capital T/2, or DC having magnitude, DC having magnitude equal to average value of AC for half cycle, magnitude equal to average value of AC for half cycle, then charge flow in time t/2 remains same. Charge flow in time t/2 remain same. तो यहाँ पे इसको पढ़ लिया। एवरेज ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? ज्यादा इंपॉर्टेंस है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है? RMS तुम्हारे लिए नया नहीं है, तुमने KTG में पढ़ा था RMS स्पीड, तो ये वैसे ही है, रूट मीन स्क्वायर। हिंदी में बोलेंगे तो उल्टा होता है, हिंदी में बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग यानी सबसे पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं माध्य, और फिर मूल यानी वर्गमूल स्क्वायर रूट लेते हैं। और वास्तव में मैथमेटिकली हम इसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, पहले स्क्वायर करके फिर मीन लेकर फिर। और ऐसा क्यों किया, लॉजिकली वो समझो ऐसा क्यों किया। हम देख रहे हैं AC जो है हाफ टाइम पॉजिटिव हाफ टाइम नेगेटिव रह रही है। अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी का आउटपुट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर में नजर आएगा आउटपुट, वैसे नजर नहीं आएगा। नेगेटिव क्वांटिटी का आउटपुट अगर तुम देखना चाहते हो, क्योंकि जब तुम AC पास करो रेजिस्टेंस में, जैसे ये मान लो रेजिस्टेंस है, इसमें तुम DC पास करोगे तो भी हीट डेवलप होती है, और AC पास करोगे तो भी हीट डेवलप होती है। ऐसा क्यों होता है? सिंपली तुम समझ सकते हो कि अगर ये मान लो सैंड पेपर है, रेगमाल या रेती है यानी फाइल, तो इस पर अगर हम चाकू को घिसेंगे तो चाकू को मैं एक तो ऐसे घिस सकता हूं एक ही डायरेक्शन में, तो भी चाकू तेज होगा, फ्रिक्शन होगा और हीट डेवलप होगी, ये भी गर्म हो जाएगा, चाकू भी गर्म हो जाएगा। और अगर मैं ऐसे घिसूंगा तो भी हीट डेवलप होगी। तो AC में क्या हो रहा है? रेसिप्रोकेटिंग एक्शन दोनों डायरेक्शन, और DC में एक ही डायरेक्शन में, पर दोनों ही हीट डेवलप कर रही है। अब हम हीट के बेसिस पे उसको कंपेयर तो कर सकते हैं, पर कंपैरिजन के लिए एक वैल्यू हमको चाहिए। जैसे एवरेज वैल्यू थी, वैसे हमको ऐसी कोई वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू कौन सी? RMS वैल्यू। जितने भी अप्लायंसेस पर तुम लिखी हुई पढ़ते हो क्या होती है? RMS वैल्यू। ट्यूबलाइट पे लेवल लगा हुआ है, पढ़ोगे 220, तुम्हारे जो मोबाइल चार्जर है उस पे इनपुट देखोगे तो लिखा रहेगा 220, तो 220 कौन सी वैल्यू है? RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो उसकी सिग्निफिकेंस क्यों निकाली हमने? ऐसे निकाली कि समझो नेगेटिव का भी इफेक्ट जानना था तो स्क्वायर कर दिया। अब क्योंकि स्क्वायर किया तो स्क्वायर का इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। स्क्वायर का इफेक्ट खत्म करने के लिए वापस अंडर रूट किया, और क्योंकि इसमें वेरिएशन है, कोई भी क्वांटिटी वेरी करती है तो हम क्या करते हैं? मीन निकालते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर इसलिए नहीं स्टडी। RMS वैल्यू में डैश लगा के लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, फुल फॉर्म अगर याद नहीं है तो याद हो अच्छी बात है। रूट मीन स्क्वायर फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, सीधे RMS वैल्यू में डैश लगा के लिखोगे। वी नो दैट दो मेथड है इसका एक्सप्रेशन निकालने के, एक है कैलकुलस यूज करके और दूसरा सिंपल वाला मेथड मैं बता रहा हूं। We know that instantaneous value of AC is
instantaneous value of AC is I equal to I0 sin omega t. Now squaring it, square I square equal to I0 square sin square omega t. कुछ बच्चे सोचते हैं ये ओमेगा टी का स्क्वायर क्यों नहीं किया, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि ओमेगा टी का स्क्वायर नहीं होगा। नाउ टेकिंग मीन, अब इसका मीन नहीं है, नाउ टेकिंग मीन, मीन लेने को हम ऐसे दिखाते हैं, ऊपर क्या करते हैं एक लाइन खींच देते हैं, इसको पढ़ते हैं बार, तो मीन लेने के लिए क्या किया हमने, बार लगा दिया। तो इधर क्या होगा, इधर भी बार डालेंगे, मीन लेंगे, अब स्क्वायर रूट लेंगे, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर बार। हम जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरे ही समय 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और तुमसे फिर पूछा जाए बताओ मीन स्पीड क्या है, तो क्या जवाब दोगे, 2 मीटर पर सेकंड, पूरे टाइम 2 मीटर पर सेकंड से चला तो मीन, तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म होती है उनका मीन वो खुद होते हैं। तो I0 का स्क्वायर, I0 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका मीन I0 खुद है और अंडर से बाहर निकाल के मैंने उसको लिख दिया I0। फिर जितनी भी ऐसी टर्म होती है इसमें पावर 2 या 3 या ज्यादा होती है, इनको बोलते हैं नॉन लीनियर। तो जब भी मीन वैल्यू निकालनी होती है तो पहले हम इसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका स्क्वायर खत्म करके इसको लीनियर टर्म में ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कन्वर्ट करता हूं। मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करता हूं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो उससे मैं इसको लिख पाता हूं अंडर रूट ऑफ 1 - cos 2 ओमेगा t अपॉन 2, इसकी मीन वैल्यू। अब इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है हाफ 1/2, दूसरा आ रहा है cos 2 ओमेगा t। cos 2 ओमेगा t जो है वो पीरियडिकली ऐसे वैरी करेगा, तो हाफ साइकिल cos का हाफ साइकिल नेगेटिव होगा उसका, उसकी मीन वैल्यू 0 होने से फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें दिख रहा है, इसको अगर मैं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा, रूट मीन स्क्वायर, तो मैं सीधे इसको लिख दूंगा I RMS इक्वल टू I0 by root 2 and 1 by root 2 is 0.707, परसेंटेज में लिखेंगे तो 70.7% ऑफ I0। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पीक वैल्यू की 70.7% होती है, कितनी होती है? सिमिलरली वोल्टेज का भी यही होने वाला है। एवी की बात करें 110 वोल्टेज की, तो VRMS इक्वल टू V0 by root 2। तो कहने को हम 220 कहते हैं, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलता है 220 से 240 तक डिपेंडिंग ऑन लोड कंडीशंस। तो ये जो 220 है इसमें वास्तव में पीक वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करो, क्वेश्चन लिखो पॉइंट पीक वैल्यू of 220 volt RMS, find peak value of 220 volt RMS। तो तुम रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 1.414 एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा 311.08 वोल्ट। तो इससे तुम्हें ये समझ में आता है कि कहने के लिए 220 है पर इसकी वैल्यू कहां तक जा रही है, पीक में 311.08 वोल्ट। तो अगर तुम कोई कैपेसिटर लगा के चार्ज करने की कोशिश करोगे तो कैपेसिटर 220 तक चार्ज नहीं होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा 311 से। और अगर तुम्हारा हाथ लग गया तो तुम्हें जो शॉक लगेगा वो कितने वोल्ट का लगेगा, 311, 220 का नहीं लगेगा, 220 कहने के लिए। तो इसकी भी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखेंगे, सब एडेड फिजिकल सिग्निफिकेंस। जो आरएमएस वैल्यू तुमने कैलकुलेट की है, फिजिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? अगर मैं किसी रेजिस्टेंस से एसी पास करूं या एसी की आरएमएस वैल्यू के बराबर की मैग्नीट्यूड की डीसी पास करूं, जो हीट डेवलप होगी सेम टाइम में वो सेम। देखो if we pass AC, if we pass AC, तो
through a resistor, or DC having same magnitude as that of RMS value of AC, having same magnitude as that of RMS value of AC for same time. Then the heat developed will also be same. तो हमने RMS value पर। अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ स्टार आउट करके, जिस पे कुछ एक नंबर के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला पॉइंट लिखोगे स्टार आउट करके, AC is more dangerous than DC for the same value. AC is more dangerous than DC for the same value. कितने लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, DC ज्यादा डेंजरस है? हाँ, ऐसा लगने का कारण ये हो सकता है कि तुम ऐसा सोच सकते हो कि AC जो है वो जब जीरो आ रही है साइकिल में, एक मिसकंसेप्ट बनता है, हम सोचते हैं कि बिजली से चिपक जा रहा है। The fact is, चिपकने जैसा वहां कोई ग्लू नहीं लगा हुआ है। एक्चुअल में हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से होता है। किसी गर्म चीज पर हाथ लगा, हमारा हाथ तुरंत वहां से हट जाता है, नुकीली चीज पर लगा, हाथ हट जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण जो न्यूरॉन से जो सिग्नल जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल है टोटल, उसका जो फंक्शनिंग है वो इलेक्ट्रिकल है। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर बाहर से आ गई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे हाथ लग गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी में इंटरफेयर करेगी और हम रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर पाते, इसलिए हमारा हाथ हम वहां से हटा नहीं पाते, ये कारण होता है, चिपकते नहीं। अब मान लो ऐसा सोचते हैं बच्चे या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि AC यहाँ जब जीरो हो रही है, उस समय अगर हमारी बॉडी ने रिफ्लेक्स एक्शन किया तो हो सकता है हम छूट जाए, बच जाए। पर DC में तो क्या है, DC में तो पूरे टाइम कांस्टेंट। अगर मैं कह रहा हूँ 220 वोल्ट DC, इट मींस पूरे टाइम 220 वोल्ट आ रहा है, उसमें कोई वेरिएशन मौजूद नहीं है। पर अगर मैं कह रहा हूँ 220 वोल्ट AC, तो वेरिएशन भी है और पीक जा रहा है उसका 311 वोल्ट का। तो मैंने जो तुम्हें लिखा है डेंजरस है, वो इस सेंस में लिखा है कि अगर AC में जो शॉक लगेगा, तुम्हारे पास अगर कोई चॉइस नहीं है, शॉक लेना ही लेना है, तुमसे पूछते हैं कि 220 वोल्ट DC का झटका लेना पसंद करोगे या 220 वोल्ट AC का? तो ऐसे सिचुएशन में तुम प्रेफर करोगे 220 वोल्ट DC। रीजन, उसमें 220 का मतलब 220 ही है, पर इसमें 220 का मतलब है 311। दिस इज द डिफरेंस। अब रही बात ये वाली, क्या ये कंसेप्ट है या मिसकंसेप्ट है, तो मेडिकल वाले स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना, उनसे पूछना हमारा रिफ्लेक्स एक्शन करने का टाइम कितना होता है, टाइम जो है वो किस ऑर्डर का होता है, मिली सेकंड के ऑर्डर का होता है या माइक्रो सेकंड के ऑर्डर का होता है या नैनो सेकंड के ऑर्डर का होता है, जितने टाइम में हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन कर पाती है। नैनो, तो अगर वो नैनो सेकंड के ऑर्डर का है, जितना भी वेरीफाई करना जिस ऑर्डर का है, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी तो पता है हमें 50 हर्ट्ज है, हमारे घर में जो डोमेस्टिक AC आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसे टाइम पीरियड निकालना 50 हर्ट्ज से। इस टाइम पीरियड को, इस टाइम के ऑर्डर को उस ऑर्डर से कंपेयर करना और उसके बाद कॉमन सेंस से सोचकर देखना क्या हम इतने टाइम में रिफ्लेक्स एक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब ये जीरो होगा। ठीक है, इसको अगर तुम रिजल्ट निकालोगे तो तुम्हारा रिजल्ट ये निकलेगा कि हाँ इतने टाइम में रिफ्लेक्स एक्शन कर सकते हैं। और अगर तुम थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, तुम्हें रिफ्लेक्स एक्शन जो करना है वो किस टाइम में करना है, जितने टाइम के लिए ये जीरो हुआ, जितने टाइम के लिए जीरो हुआ वो इंस्टेंटेनियस है।
तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो वो बात मिसकंसेप्ट है जो अभी तुम बोल रहे थे कि डीसी विल बी मोर डेंजरस, और अगर कर पाएंगे तो ठीक है, जो तुमने लिखा वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होगा, जनरल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन कैसे? कंट्रोल्ड वे में शॉक लगा रहे हैं तो तुम डीसी का शॉक के बजाय डीसी का शॉक लेना पसंद करो बजाय एसी का, क्योंकि बचाने के लिए मौजूद है, शॉक थोड़ी देर के लिए रहेगा, लगातार नहीं लगने वाला। तो इस पे तुम सोच सकते हो। तो एक पॉइंट तुमने लिखा, एग्जाम में जब भी आएगा व्हिच वन इज मोर डेंजरस, तुम्हें क्या रखना है? एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी फॉर सेम मैटर। सेकंड पॉइंट लिखोगे स्टार मार्क करके अगला पॉइंट, वी कैन नॉट मेजर एसी, एसी को नापना है, वी कैन नॉट मेजर, हम नहीं नाप सकते, वी कैन नॉट मेजर एसी यूजिंग डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। डीसी नापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट अभी तक जो तुमने पढ़े, एमसीजी, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, उससे जो बनाया वोल्टमीटर, अमीटर, यूजिंग डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनका इस्तेमाल करके एसी को नहीं नाप सकते। क्यों? बिकॉज़ दो कारण बताते हैं, इनर्शिया तो बता सकते हो कि नीडल हिलेगी नहीं, और दूसरा कारण ये भी बता सकते हैं कि एवरेज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एसी इज 0, बिकॉज़ एवरेज मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एसी is 0. Average magnetic effect produced by AC is 0. And the DC measuring instruments are based on MEC. MEC short form है magnetic effect of current. ब्रैकेट में लिखोगे I proportional theta. इस पर बेस्ड तो नहीं नाप सकते। तो क्या करना पड़ेगा? विशेष इंतजाम करने पड़ेंगे, हम हीटिंग इफेक्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको यूज करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करके लिखो 10 जो मेजर एसी नापने के लिए 10 टू मेजर एसी, कॉमा वी यूज heating effect of current, we use heating effect of current, bracket में लिखोगे H equal to I square RT, and make hot wire instruments, जो इंस्ट्रूमेंट आपने के काम आएगा उसको बोलते हैं hot wire ammeter, hot wire voltmeter। use hot wire या make hot wire instruments based on heating effect, these instruments can measure DC also। जो AC नापने वाले hot wire instrument है वो DC को भी नाप सकते हैं। these instruments can measure DC also, DC को भी नाप सकते हैं। क्यों? DC का भी हीटिंग इफेक्ट होता है, इक्विवेलेंट हीटिंग इफेक्ट होता है जितना AC का होता है, बट अंतर तो क्या है? बट देयर स्केल इज नॉन लीनियर, उनका जो स्केल होगा वो नॉन लीनियर होगा, ये पहचान है। एक बार तुम्हें डायग्राम दिखाकर और 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बताओ कौन से इंस्ट्रूमेंट से AC नापोगे। तो जिसका स्केल नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर होने का मतलब क्या समझना, इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर करंट 1 है तो हीट डेवलप होगी 1 के प्रोपोर्शनल, 2 है तो 4 के प्रोपोर्शनल, 3 है तो 9 के प्रोपोर्शनल। तो तुम देख रहे हो हीट डेवलप बढ़ती जाएगी, और हीट को नाप रहे हैं, कैसे नापते हैं? जैसे ये तो है निडल उस इंस्ट्रूमेंट की, मान लो इसको यहाँ से पिवोटेड कर दिया, अब यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस वायर। अब इसमें रेजिस्टेंस में जब तुम करंट पास करोगे, रेजिस्टेंस हीट अप होगा, गर्म होगा तो इसमें होगा हीट एक्सपांशन होगा, तो ये जो लीवर आर्म है ये इधर मूव करेगी, तो ये निडल स्केल पर उधर मूव करेगी। ऐसे ना हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इस तरह से काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? शुरू में ये हीट के प्रोपोर्शनल मूवमेंट होगा, हीट के प्रोपोर्शनल होगा तो मूवमेंट नॉन लीनियर होगा। जो अभी तक तुमने लैब में इंस्ट्रूमेंट काम में लिए, एमसीजी और वोल्टमीटर और अमीटर, उसमें क्या था? 1 और 2 वोल्ट के बीच जो गैप था, 2 और 3 के बीच भी उतना ही था, 3 और 4 के बीच भी उतना ही था।
जाते वक्त कभी देखना है सामने जो जनरेटर के कंट्रोल पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं, इसमें एसी वोल्ट मीटर और एसी एमीटर लगे हुए हैं, उसमें तुम देखोगे 100 से 200 के बीच गैप होगा, 100 वोल्ट से 200 के बीच, 200 से 300 वोल्ट के बीच देखोगे तो गैप होगा 4। तो ये पहचाने एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ज्यादा क्यों है लॉजिक बता दे। क्लियर? तीसरा स्टार मार्क करोगे। In India, domestic supply is at, जो घरेलू उपयोग के लिए एसी दी जा रही है, in India domestic supply is at 220 volt, 50 hertz, but in America it is 110 volt, 60 hertz. Compare. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तुमसे एक एक एडवांटेज एक एक डिसएडवांटेज पूछना, तो एसी को एसी से कंपेयर करना है। पर अगर थोड़ा सा पास्ट में चले जाए इतिहास में, तो एसी से डीसी का कंपैरिजन भी हमें आना चाहिए। फॉर एग्जांपल थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, अपने प्रयोगों के लिए पैसा कैसे छुटाते थे? ट्रेन में अखबार बेचकर। तो थॉमस एल्वा एडिसन के टाइम पर सिर्फ डीसी हुआ करती थी। पहले डीसी आई, पहले डीसी की खोज हुई थी या डीसी जनरेट करना हमने सीखा। तो गली मोहल्लों में जनरेटर हुआ करते थे, डीसी जनरेटर। उस समय पंखे नहीं हुआ करते थे। पंखा चलाने के लिए हमें बिजली की जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत थी बिजली की रोशनी करने की। बल्ब हुआ करते थे, एडिसन का बल्ब। तो बल्ब लगे होते थे रोशनी करने के लिए, वो जनरेटर जनरेट करते थे, डीसी जाती थी और उससे बल्ब चलता। ठीक है, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट मिला करते थे एडिसन को कि हमारे मोहल्ले में आओ, बल्ब भी लगाओ, जनरेटर भी लगाओ, पूरा सिस्टम लगाओ। ये उनकी कमाई का जरिया बाद में बना और फिर आगे की और एक्सपेरिमेंटेशन हो। तो बाद में जब एसी किसी ने डेवलप कर दी, अल्टरनेटिव नेचर का जनरेटर बना लिया, तो एसी डेवलप करने के बाद बहस चली लंबी कि ट्रांसमिशन में कौन सी बेटर है, एसी होनी चाहिए या डीसी। तो ये प्रूव हुआ लंबी बहस के बाद कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एसी बेटर। क्यों? अल्टरनेटिव करंट में ये रहता है कि हम इसको इजीली स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर। एंड ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस मेड बाय मैन। जो आपने बनाया वो सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट क्या है? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर से हम एसी को स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, जबकि डीसी को स्टेप अप तो किया ही नहीं जा सकता, सिर्फ स्टेप डाउन किया जा सकता है, वो भी रेजिस्टेंस लगाकर। और रेजिस्टेंस लगाकर अगर तुम डीसी को कम करोगे तो एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में होना ही होना और वो वापस रिकवरेबल नहीं है। तो ये मेजर डिसएडवांटेज डीसी के साथ। फिर दूसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े, जैसे घर में मैक्सिमम अप्लायंस एसी से चलते हैं, ट्यूबलाइट एसी से चलती है, पंखा एसी से चल रहा है, पर डीसी से चलने वाले नहीं। टीवी डीसी से चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम डीसी से चल रहा है, डीवीडी प्लेयर डीसी से चल रहा है, कंप्यूटर डीसी से चल रहा है। तो बोलोगे डीसी से कैसे चल रहा है? हम प्लग लगाते हैं। तुम जो प्लग लगाते हो उससे प्लग से सप्लाई जाती है ट्रांसफार्मर को। वो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करता है? 220 वोल्ट एसी को, उस अप्लायंस को मान लो एलसीडी टीवी एलईडी टीवी 12 वोल्ट चाहिए खाली, तो 220 को किस में बदल देता है? 12 वोल्ट एसी। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो 220 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट 220 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट डीसी में बदल देते और फिर कम कर दें। अब डीसी को अगर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, उसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 12 वोल्ट डीसी। तो हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं? पहले 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में बदलते हैं, इसमें लॉस कम है। एसी को एसी में स्टेप डाउन करने में लॉस कम है। और फिर इस 12 वोल्ट एसी को फिर डीसी में बदलने के लिए लगाते हैं रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड, आगे बढ़ेंगे, और उसको स्मूथ करने के लिए लगाते हैं कैपेसिटर। तो इस तरह से एक रेक्टिफायर सर्किट बनता है जो काफी कॉम्पैक्ट होता है, छोटा सा, सस्ता होता है, हल्का होता है। तो एसी को डीसी में बदलने वाले जो डिवाइसेस हैं वो सस्ते हैं, हल्के हैं, सिंपल है कंस्ट्रक्शन। जबकि डीसी को अगर एसी में बदलना पड़े, मान लो उल्टा डीसी सप्लाई आती तो क्या करना पड़ता? पंखे को चलाने के लिए क्या बनानी पड़ती? एसी। यही करते हैं आजकल। इन्वर्टर जो है वो क्या करता है? बैटरी से इनपुट लेता है, डीसी लेता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? एसी में। इन्वर्टर बड़ा है, भारी है, सर्किटरी कॉम्प्लेक्स है, महंगा है,
रेक्टिफायर, सस्टेन। और जब तुम मोबाइल चार्जर यूज करते हो तो क्या है, रेक्टिफायर, काफी सस्ता, 60 रुपए का। इन्वर्टर लेने जाओगे दिस इज द डिफरेंस। इसलिए AC इज मोर एडवांटेजेस देन DC। अब बात आती है इन दोनों के कंपैरिजन, एक एक एडवांटेज, एक एक डिसएडवांटेज। बताओ कौन बता रहा है? 220 का एडवांटेज या डिसएडवांटेज, कुछ भी जो भी बताना चाहते हैं। कंपेयर दीस टू। कोई भी तुम में से कोई भी हाथ ऊपर करके जवाब दे सकता है। बताओ। अगर AC को इंडिया में 220 वोल्ट है, इसको ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करते हैं, हाँ, नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा होते हैं। अगर 12 वोल्ट तक करना है बट उसमें कम करेंगे। बट और भी ठीक है, ये कारण, एक फैक्टर हो सकता है, पर ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अगर मैं इसकी एडवांटेज बताऊं 220 की, तो उसको ऐसे समझो, मुझे भारत में 100 वाट का बल्ब चलाना है और मुझे अमेरिका में उसी 100 वाट के बल्ब को चलाना है, और मैं चाहता हूं दोनों जगह वो पूरी रोशनी दे, यानी पूरी 100 वाट पावर कंज्यूम करके जले। तो अगर वो भारत में चलता है 100 वाट का बल्ब, तो कितनी करंट खींचेगा? I = P/V 100 तो 230 वोल्ट मिल रहा है। अगर अमेरिका में चलेगा तो कितनी करंट खींचेगा? वो करंट खींचेगा 100/110। डेफिनेटली ये करंट डबल है। तो अमेरिका में जब वो दुगनी करंट खींचेगा, तो जिन तारों से मैं उस बल्ब तक सप्लाई पहुंचा रहा हूं, अगर उन तारों का रेजिस्टेंस R है, तो उसमें जो हीट डेवलप होगी I²RT, अमेरिका में 4 गुना हीट डेवलप होगी, क्योंकि I का स्क्वायर है। I अपने आप में डबल है, फिर स्क्वायर और। तो अमेरिका में जो ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे वो भारत के मुकाबले 4 गुना ज्यादा। ट्रांसमिशन लॉसेस किसको बोलते हैं? अप्लायंस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में हीट की फॉर्म में जो लॉस हो जाता है। दिस इज एडवांटेज ऑफ 220 वोल्ट। हमेशा जब भी ज्यादा वोल्ट पे हम काम करेंगे तो लॉसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि करंट कम भेजनी पड़ेगी। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है जो उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा? ये इसका एडवांटेज जो इसका डिसएडवांटेज हो गया। इसका एडवांटेज ये है कि एक्सीडेंटली कभी हमारा हाथ छू गया, शॉक उतना हजार्डस नहीं होगा। अब यह सवाल उठता है, कई बच्चे तो लैब में जाते हैं तो मीटर ब्रिज के तार पे हाथ लगाने में डरते हैं, उसे छू गया, करंट होगा, बेयर है, वायर जो है खुला हुआ है, पोटेंशियोमीटर का तार, बैटरी टर्मिनल्स पे हाथ लगाने में डरते हैं कि करंट तो नहीं आ जाएगा। तो तुम्हें एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तुम्हें करंट कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये सामान्य जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। तो सामान्य से जानकारी है कि हमारी बॉडी में मिली एम्पियर के ऑर्डर का करंट फ्लो होता है तो सेंसेशन डेवलप करता है। मिली एम्पियर से कम है तो हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, पहली बात तो गुब्बारे में 50,000 वोल्ट होने के बावजूद वो तुम्हारी बॉडी में कोई सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। चार्ज अगर तुम्हारी बॉडी के थ्रू होता हुआ हार्ट में चले जाए तो भी तुम्हें पता नहीं चलता, क्योंकि जो करंट होती है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, बहुत ही कम होती है, नैनो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। पहली बात तो ये, वोल्टेज बहुत ज्यादा होने के बावजूद करंट बहुत कम है, क्योंकि चार्ज बहुत कम है। फिर हमें कितने वोल्ट पर महसूस होगा अगर मिली एम्पियर के ऑर्डर की करंट फ्लो हो जाए? कितने वोल्ट पर महसूस होगा? तो जवाब है 50 वोल्ट से कम तक हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। रीजन, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस है कुछ। तुम्हें नापना है तुम्हारी बॉडी का कितना रेजिस्टेंस है, तो लैब में जाना, मल्टीमीटर में 2 प्रॉब है, ब्लैक एक रेड, उनको हाथ में पकड़ना, रेजिस्टेंस वाले सॉकेट में उसको लगाना, रेजिस्टेंस नाप पाओ। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, 100 किलो ओम से लेकर 1 मेगा ओम तक होता है ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस, 100 किलो ओम से 1 मेगा ओम के बीच। जिसकी स्किन वेट है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसको करंट लगने के चांसेस ज्यादा है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगी। जिसकी स्किन ड्राई है उसको करंट लगने के चांसेस कम। यही कारण है कि जब हम गीले होते हैं, नहाकर निकले होते हैं, कपड़े सुखाने निकले होते हैं, ये पढ़ते हो खबर क्या आती, कूलर से पानी गिरा हुआ था वहां पर चिपक के मरे या कपड़े सुखाने गए थे, तो करंट लगने के चांसेस सबसे ज्यादा कब होते हैं? जब हमारी बॉडी वेट हो, बिकॉज वाटर का रेजिस्टेंस 10 किलो है। जब हम गीले होते हैं तो पानी का रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस के साथ
पैरेलल में आ जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन 10 किलो, 10 किलो से भी कम होगा, जो 100 किलो या उससे ज्यादा, इसलिए शॉक लगने के चांसेस बढ़ गए। तो 50 वोल्ट के बाद हमें महसूस होना शुरू होता है। तो हमें महसूस करना है तो सिंपल सा मेथड है, जो टेलीफोन लाइन घर में लैंडलाइन आ रहा है उसमें डीसी आती है और कितनी आती है 54 वोल्ट आती है, 54। तो तुम दोनों तार हाथ में पकड़ो तो तुम्हें हल्की सी झंझनाहट महसूस होगी, ठीक है। और हाथ अगर गीले कर लोगे तो थोड़ी ज्यादा झंझनाहट महसूस होगी। ये तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। पर ये ध्यान रखना कि उस समय कोई घंटी ना बजा दे टेलीफोन। अगर किसी ने घंटी बजा दी तो घंटी बजाते वक्त 90 वोल्ट आता है, जो शॉक लगेगा तुम्हें 90 वोल्ट का लगेगा और वो झंझनाहट थोड़ी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? बाजार में एक डिवाइस आता है करंट बुक, करंट पेन, तो शॉक लगता है ना, तो वो आगे सीखोगे। ट्रांसफार्मर जब बनाना बताऊंगा तो ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तो वो डिवाइस बना भी पाओगे, तो उतनी झंझनाहट होगी, मतलब थोड़ी उससे ज्यादा होगी 90 वोल्ट। बट इट इज नॉट हजार्डस, हजार्डस नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, तुम्हारी जान जाने का कोई खतरा नहीं है, तुम्हारे हार्ट के फेल होने का कोई खतरा नहीं है। 220 हार्ट फेल होता है इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी किससे जाके इंटरफेयर करती है, हार्ट का फंक्शन इलेक्ट्रिकल है। तो जो पोर्ट्स का खुलना और बंद होना है उसकी टाइमिंग गड़बड़ा जाती है, उससे हार्ट फेल होता है। हार्ट को वर्किंग ऑर्डर में लाना है तो भी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, 1 to 3 वोल्ट के शॉक बनाते हैं। 220 वोल्ट इज मोर हजार्डस कंपेयर टू 110। एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज। अब इसकी बात करें 50 और 60, इसका क्या कंपैरिजन? फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है 60 हर्ट्ज से तो इसमें क्वालिटी ज्यादा होगी। क्वालिटी ज्यादा कैसे होगी? इसमें यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होगी। 1 सेकंड में 60 साइकिल आएंगे, 1 सेकंड में 60 साइकिल आएंगे तो यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होने से जो अप्लायंसेस हैं उनकी लाइफ ज्यादा होगी। प्रैक्टिकली ऐसे समझो, जो ट्यूबलाइट हम यहाँ भारत में लगाते हैं, ट्यूबलाइट जो है ट्यूब 6 महीने से 1.5 साल 2 साल तक चल जाती है। अमेरिका में लगाएंगे तो हो सकता है 3 साल तक चल जाए एक ट्यूब नहीं। रीजन? क्वालिटी ज्यादा, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा, यूनिफॉर्मिटी ज्यादा होने पर लाइफ बढ़ जाती है। अगर तुम्हारा रूटीन रेगुलर हो, कभी ऐसा नहीं कभी तो रात में जग रहे हैं, कभी तो दिन में जग रहे हैं, फिर रात में जग रहे हैं, फिर दिन में जग रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? हमारी हेल्थ पर आता है। पर अगर तुम्हारा रूटीन रेगुलर है, रेगुलर मींस तुम देखते हो रोज सुबह उठकर घूमने जाते हैं कुछ लोग, उनका रूटीन रेगुलर है, समय पर खाते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, तो उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। और फैक्ट ये है कि तुम्हें भी अच्छी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हेल्थ अगर गड़बड़ा जाती है तुम्हारी पढ़ाई कम हो जाती है। तो तुम्हें भी क्या करनी चाहिए? कोशिश ये करनी चाहिए कि तुम्हारा जो भी रूटीन है वो रेगुलर, एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है हमारे बॉडी में वो सेट होनी चाहिए, उसको बार-बार गड़बड़ करने से नुकसान होता है। तो 60 हर्ट्ज में यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है। कैसे? प्रैक्टिकल फैक्ट बताता हूं। 90 के दशक में अगर हम जाए 1990 से 2000, तो उसको बोलते हैं 90 का दशक। बॉलीवुड में जो फिल्में बन रही थी उस समय, उसमें चलते थे 25 फ्रेम पर सेकंड, 25 fps, और हॉलीवुड में जो बन रही थी उसमें चलते थे 30 फ्रेम पर सेकंड, 30 fps। तो हॉलीवुड की फिल्मों में जो साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी आती थी वो बॉलीवुड की फिल्मों से कहीं ज्यादा होती, अच्छी होती थी। आज जो बन रही है सब 30 fps में बन रही है, चाहे बॉलीवुड चाहे हॉलीवुड, तो अभी क्वालिटी बराबर है। पर 90 के दशक में ऐसा था, तो वो तुम महसूस कर सकते हो क्वालिटी में डिफरेंस। वैसे यहाँ पर डिफरेंस आएगा 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। तो 60 हर्ट्ज का एडवांटेज क्या है? क्वालिटी इज मोर। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि 60 हर्ट्ज पे पावर जनरेशन के लिए मुझे जनरेटर के आर्मेचर को 1 सेकंड में 60 चक्कर घुमाना पड़ेगा, ज्यादा तेज घुमाना पड़ेगा, ज्यादा ओमेगा से घुमाना पड़ेगा। तो जो उसकी केसिंग मजबूत होनी चाहिए, ज्यादा मजबूती चाहिए, प्लस घिसाव वियर एंड टियर ज्यादा होगा। वियर एंड टियर ज्यादा होगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा आएगी, जबकि 50 हर्ट्ज पे घुमाने पर मेंटेनेंस कॉस्ट कम आएगी। तो 50 हर्ट्ज पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ती है, 60 हर्ट्ज पे जनरेट करते हैं तो महंगी पड़ती है। भारत में हमें क्या चाहिए? सस्ती की महंगी बिजली? सस्ती बिजली, क्योंकि वो बिजली
दिन में भी लाइट को चला दी क्योंकि हमारी एफिशिएंसी कम है, बंद ही नहीं कर पाते कई बार, ना मेंटेन कर पाते प्रॉपर्ली, तो रोड लाइट दिन में भी चली रहती है। अगर बिजली महंगी होगी तो नुकसान ज्यादा होगा। फिर भगवान के लिए एसी लगाना है और वो भी बिना मीटर के लगाना है, ठीक है, तो वहां पे जो बिजली जा रही है वही सस्ती होगी तो हमें फायदा होगा, नहीं तो सारा इनकम टैक्स का पैसा हमें जेब से ही जाने वाला है। जितने भी मैक्सिमम, कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दो, तो धार्मिक स्थल जितने भी हैं वहां पर कौन सी बिजली जा रही है? सार्वजनिक बिजली जा रही है, बिना मीटर की बिजली जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बिजली महंगी होगी तो ज्यादा असर होगा। तो हम भारत में कैसे बिजली चाहते हैं? सस्ती बिजली। तो भारत की सिचुएशन के हिसाब से ये एप्रोप्रिएट है, अमेरिका की सिचुएशन के हिसाब से ये एप्रोप्रिएट है। तो बोलोगे वहां तो नुकसान हो रहा है 4 गुना, तो देखो कंपेंसेशन हो रहा है किस तरह से। अमेरिका में जो नॉर्मल टेंपरेचर रहता है 10 डिग्री रहता है, 10 डिग्री रहता है, तो वहां पे आर भी कम होगा, टेंपरेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। भारत में अगर बात करें तो 27 डिग्री वैसे रहता है, आर भी ज्यादा, और अगर उसको हम बोले तुम बोलो भारत में 110 पर भेजो तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट। क्लियर? तो ये अपने वर्ड्स में तुम पॉइंट्स अपने आप लिख लोगे, मैंने जिंदगी भर में समझा दिया कांसेप्ट क्लियर। तो इससे आगे चलते हैं। ये एक पार्ट यहाँ एसी का खत्म होता है, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। हमको कुछ टर्म्स से फैमिलियर होना है जो हम आगे यूज करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले टर्म है इम्पीडेंस। नेक्स्ट है इम्पीडेंस, IMPE, और फिर पीछे डांस की स्पेलिंग लगाओ, डांस। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, सिंपल Z। लॉजिक बहुत सिंपल है कि ये वो अपोजिशन है जो ऑफर होता है एसी, जो अपोजिशन डीसी को ऑफर होता था उसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस। तो जो रोल डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस प्ले करता है एग्जैक्टली वही रोल एसी सर्किट में इम्पीडेंस प्ले करता है। अब एसी का नेचर अलग है, रेसिप्रोकेटिंग है, इसकी वजह से इम्पीडेंस में कुछ फैक्टर और जुड़ जाते हैं। तो वो क्या फैक्टर है वो हमें समझना है। तो देखोगे इट प्लेज same role in AC circuits. It plays same role in AC circuits as resistance does in DC, as resistance does in DC. Full stop. Next line में लिखोगे in AC circuits current and voltage, short में लिख सकते हो I and V, does not remain in same phase most of the time. In AC circuits, I and V does not remain in same phase most of the time. DC में तो क्या होता है? करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं। फेज समझते हो सब लोग? उनके एंगुलर सिचुएशन सेम रहते हैं। पर एसी सर्किट में हो सकता है करंट आगे हो, वोल्टेज पीछे पीछे आ रही हो, या वोल्टेज आगे चल रही हो, करंट पीछे पीछे चल रही हो। जैसे साइन कर्व करंट फॉलो कर रही है और कोसाइन कर्व वोल्टेज फॉलो कर रहा है, तो दोनों के बीच फेज में डिफरेंस आ गया π/2। तो अगर ये फेज डिफरेंस आ गया और मैं करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशन को स्पेसिफाई करना चाहता हूं, तो डीसी में अगर रिलेशन स्पेसिफाई कर रहा था तो रेजिस्टेंस बताना काफी था। R=V/I, मुझे करंट और वोल्टेज की जानकारी मिल रही थी रेजिस्टेंस बताकर। और अगर मैं एसी में स्पेसिफाई करना चाहता हूं तो खाली रेजिस्टेंस बताने से काम नहीं चलेगा, उनके बीच कौन आगे कौन पीछे चल रहा है वो भी बताना पड़ेगा। तो वो कंबाइंड क्वांटिटी जिसमें रेजिस्टेंस के साथ यानी अपोजिशन ऑफवर्ड के साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कौन आगे कौन पीछे, यानी फेज डिफरेंस भी स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उस कंबाइंड क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो स्टेटमेंट कंप्लीट करोगे, तुमने लिखा डज नॉट रिमेन सेम फेज मोस्ट ऑफ द टाइम। सो इन ऑर्डर टू specify the relationship between V and I, we have to consider the phase also. Along with the opposition. And this combined quantity
and this combined quantity is known as impedance. तो given as करके डैश लगा दो, इसका फॉर्मूला लिखना तुम्हें V/I एंगल फाई। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं V/RMS/I/RMS, क्योंकि रेशियो विल बी सेम, एंगल फाई। हम चाहे तो लिख सकते हैं पीक वैल्यू का रेशियो V0/I0 एंगल फाई। ऐसा यूनिट ओम, इसको भी ओम में नापा जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये जो एंगल है मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये इसका ट्रीटमेंट वेक्टर जैसा है। अभी हम बात कर रहे थे फेज की, फेज को दिखाने के लिए जो डायग्राम यूज करते हैं बोलते हैं फेजर, ठीक है। और फेजर बेसिकली होते हैं रोटेटिंग वेक्टर्स। फेजर्स आर नथिंग बट रोटेटिंग वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो घूमते हैं उनको बोलते हैं फेजर। तो फेजर डायग्राम में हम वही बताने वाले हैं। तो ये जो क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं, करंट, वोल्टेज, इंपीडेंस, ये क्वांटिटीज सबकी सब स्केलर हैं, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है फेज के साथ और उसके लिए मदद लेते हैं फेजर्स की, तो जो ट्रीटमेंट है इसका पूरा कैसा हो जाता है, वेक्टर्स के जैसा होता है। जैसे तुम इसको मान सकते हो, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, ऐसे मान सकते। और आगे भी देखोगे पूरा ट्रीटमेंट जैसे पैरालोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस लगा देते वेक्टर्स में, यहां पे भी लगा देंगे, स्केलर क्वांटिटीज के लिए लगा देंगे। तो ये रोटेटिंग वेक्टर्स फेजर्स कैसे ट्रीट करना है, इसमें इंपीडेंस में थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखोगे पैराग्राफ चेंज करके। आल्सो z equal to under root of r square plus x square, एक नई क्वांटिटी मैंने इंट्रोड्यूस की x, that is देखोगे z can be divided into two parts, dash one in which V and I remain in same phase, is called resistance R, while the other in which there exists a phase difference of plus minus pi by 2 between V and I. Phase difference of plus minus pi by 2 between V and I is called reactance X. वेक्टर्स में तुमने क्या पढ़ा था, अगर दो वेक्टर हैं, एक है P दूसरा है Q और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होता था, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में, मान लो ये रेफरेंस डायरेक्शन है तो वोल्टेज भी इधर है, करंट भी इधर है। पर ये जो दूसरा पार्ट है इसमें पाई बाय 2 आगे होगा या पाई बाय 2 पीछे होगा, कुल मिलाकर x और r के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो x और r के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q। तो ये इसलिए फॉर्मूला इस फॉर्मेट का है, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि इनमें रिलेशनशिप कैसी है, 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट स्टडी रिएक्टेंस, अगली क्वांटिटी हमको पढ़नी है जो अभी हमने इंट्रोड्यूस की, रिएक्टेंस। इसका सिंबल x। रिएक्टेंस फिर से दो तरह की हो सकती है, देखो इट मे बी ऑफ following two types, dash फर्स्ट या A, जैसे कि तुमने लिखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसमें लिख सकते हो
if phi equal to plus pi by 2, अब जब हम प्लस pi by 2 लिख रहे हैं तो हमें रेफरेंस भी पता होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में हम फेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ज्यादातर हम लेते हैं करंट को रेफरेंस, यानी करंट की फेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। तो अगर मैं करंट की फेज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं फेज इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू फेज ऑफ करंट। करंट की फेज को रेफरेंस लिया मैंने। तुम ये मान के चलो कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट से तुम क्या मानोगे, करंट की फेज इज रेफरेंस। तो अगर तुम वोल्टेज की फेज को कभी रेफरेंस लोगे तो तुम्हें वहां स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट से करंट की फेज को हम रेफरेंस लेते हैं। अगर मैंने प्लस pi by 2 लिखा है इसका मतलब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो if phi equal to plus pi by 2 then x equal to xl, x equal to xl, xl क्या है, ओमेगा है। इस चैप्टर में हम फ्रीक्वेंसी को दिखाने वाले हैं सिंपल f से 2 pi fl इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। एक नंबर में तुमसे ग्राफ पूछते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा। एक्सेल का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। V part कैपेसिटर रिएक्टेंस इसी के कॉन्ट्ररी चलेंगे। इफ phi equal to minus pi by 2, इसका मतलब है वोल्टेज पिछड़ गया, वोल्टेज इज लैगिंग करंट से पीछे फेज। x हो जाएगा x सबस्क्रिप्ट c 1 upon omega c 1 upon 2 pi f c। तो जब ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन हमें मिलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ लुक लाइक दिस। अगली क्वांटिटी एडमिटेंस। एडमिटेंस एक ही दिया है। सिर्फ सिंबल से तुम पहचान जाओगे क्या है, 1/z, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इंपेडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। अच्छा यहाँ इसकी असली यूनिट भी लिख लेना, ये भी हो वो भी हो, दोनों की असली यूनिट हो। किसकी हो जाएगी ओम इनवर्स। अगली क्वांटिटी ससेप्टेंस SUSC PT ANCE and susceptance is represented by 1 upon x। इसको तुम पहचान सकते हो, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो ससेप्टेंस कितनी तरह की होगी, दो तरह की, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। तो ये क्वांटिटीज हमने पढ़ी जो आगे काम में लेने वाले हैं। जो तुमने RMS वैल्यू लिखी थी तुम्हें उसके दो नाम और पता होने चाहिए। पीछे जाओ जहां तुमने RMS वैल्यू लिखी थी, किसी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया या दे दिया वर्चुअल वैल्यू। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल वैल्यू, RMS वैल्यू। RMS वैल्यू को ही कहते हैं वर्चुअल वैल्यू। कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला इफेक्टिव वैल्यू, कैलकुलेट इफेक्टिव वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू को दो और नामों से जाना जाता है, इफेक्टिव वैल्यू एंड वर्चुअल वैल्यू। वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं आज के लेक्चर में थोड़ा और पढ़ लें। आज के लेक्चर में थोड़ा सा और पढ़ा रहा हूँ जिससे कल के लेक्चर में पूरे खत्म हो जाएगा। इसी
वेरियस रिप्रेजेंटेशंस एसी में हम कौन-कौन से रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं? हेडिंग इज वेरियस रिप्रेजेंटेशंस। ये घड़ी 5 मिनट आगे और मेरी घड़ी के हिसाब से 10 मिनट है। 7 मिनट और पढ़ो। हेडिंग इज वेरियस रिप्रेजेंटेशंस, यानी एसी में करंट और वोल्टेज के बीच के रिलेशन, फेज रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर्स की मदद से, फेजर की मदद से और ग्राफ की मदद से। तो हम लोग लिख सकते हो लेट I equal to I0 sin omega t and V equal to V0 sin omega t plus 5। माना कि ऐसा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वोल्टेज फेज में फाई एंगल आगे, अगर फाई पॉजिटिव है तो वोल्टेज आगे, फाई नेगेटिव तो वोल्टेज पीछे है। देन केस ए, पहला केस, तो पहला केस में तुम्हें मान लो कि फाई 0 है, फाई इक्वल टू 0। तो हमें दिखाना है वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम कैसा होगा? फाई 0 का मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में, घर में जो आ रही है वोल्टेज वो 220 आ रही है, करंट 6 से लेकर 12 एंपियर के बीच डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ अप्लायंसेस एट ए टाइम रन कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं वेक्टर बनाता हूं तो मैं बनाऊंगा करंट का वेक्टर छोटा, वोल्टेज का वेक्टर बड़ा, दोनों सेम डायरेक्शन। ये हो गया वेक्टर डायग्राम। फेजर बनाकर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, फेजर एंगुलर पोजीशन बताते हैं, यानी फेजर में हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा टी को, ओमेगा टी प्लस पाई को। तो उसका लॉजिक ये होता है कि शुरू में जब हम फेजर बनाना सीखते हैं तो हम रेफरेंस सर्कल की मदद लेते हैं, बाद में जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो रेफरेंस सर्कल हटा देते हैं। तो मान लो ये छोटा सर्कल करंट के लिए, बड़ा सर्कल वोल्टेज के लिए, ये रेफरेंस एक्सिस, यानी करंट की जो फेज है वो 0 से लेकर 2 पाई तक चेंज हो सकती है, वोल्टेज की भी 0 से लेकर 2 पाई तक, क्योंकि हमने करंट को रेफरेंस लिया है। तो ओमेगा टी एंगल पर ये करंट को रिप्रेजेंट किया है 0। तो इसका जो कंपोनेंट होगा मैं अलोंग y एक्सिस वो I0 sin ओमेगा टी, मैं उसको लिख सकता हूं I। वोल्टेज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में phi इक्वल टू 0 पर सेम फेज में, phi 0 है, सेम फेज में मतलब वोल्टेज का फेजर अगर मुझे दिखाना है तो मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूंगा बड़े सर्कल की पेरिफेरी तक, और ये होगा V0 और ये V0 का कंपोनेंट होगा V0 sin ओमेगा टी। तो ये फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं इसी फैक्ट को ग्राफ बनाकर दिखाना चाहता हूं, एक्स एक्सिस पर हम प्राइम लेते हैं, y एक्सिस पर करंट और वोल्टेज दोनों को लेते हैं I एंड V। करंट दिखाना है तो रेफरेंस दिखाएंगे साइनसॉइडल ग्राफ, 1.5 टर्न सफिशिएंट है, यानी 1.5 साइकिल दिखा रहे हैं, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। वोल्टेज सेम फेज में होने का मतलब है एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम। वोल्टेज यहीं से चलेगा, बस अंतर ये होगा कि करंट का एम्पलीट्यूड यानी करंट की पीक वैल्यू कम होगी, वोल्टेज की ज्यादा होगी। तो वोल्टेज को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, जब करंट मैक्सिमम था वोल्टेज मैक्सिमम, जब करंट 0 था वोल्टेज 0। तो ये ग्राफ वो वोल्टेज का। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे phi इक्वल टू 0 के लिए दिखाया है, वैसे phi प्लस पाई बाय 2 के लिए और phi माइनस पाई बाय 2 के लिए तुम्हें दिखाना है। ये होगा वो क्या तुम्हारा, मैं फास्ट फॉरवर्ड बना रहा हूं, तुम्हें पूरा लिखना है ऐसे कैसे। फास्ट फॉरवर्ड इन द सेंस अगर मुझे प्लस पाई बाय 2 दिखाना है, करंट रेफरेंस में वोल्टेज आगे,
-π/2 दिखाना है करंट रेफरेंस में वोल्टेज पीछे। ये तो सेकंड केस का, केस बी का वेक्टर डायग्राम हो जाएगा और ये केस सी का, ये वोल्टेज और ये करंट, ये 90 डिग्री पीछे 90 डिग्री आगे। और अगर मुझे ग्राफ बनाना है, पहले मैं फेजर बनाता हूं, फेजर बनाऊंगा π/2 आगे, तो मैं क्या करूंगा, छोटा सर्कल करंट के लिए, बड़ा सर्कल वोल्टेज के लिए रेफरेंस एक्सिस खींचूंगा। करंट को तो हमेशा हम इधर ही दिखाएंगे ओमेगा टी एंगल पर, वोल्टेज इससे 90 डिग्री आगे हो जाएगा, 90 डिग्री आगे मतलब प्लस π/2, वोल्टेज यहां चले जाएगा। और अगर मुझे तीसरे केस का फेजर बनाना है, वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे दिखाना है, तो लॉजिक है छोटा सर्कल करंट के लिए, बड़ा सर्कल वोल्टेज के लिए, रेफरेंस एक्सिस, ये करंट तो यहीं रहेगा हर डायग्राम में ओमेगा टी एंगल पर I0, वोल्टेज चला जाएगा 90 डिग्री पीछे, इसमें से 90 डिग्री सेपरेट कर देंगे I0 जहां पर है, दिस विल बी द वोल्टेज। अगर मुझे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए करंट वाला ग्राफ तो ऐसा कैसे रहेगा, करंट वाले ग्राफ में कोई चेंज नहीं, 1.5 सेकंड। वोल्टेज का ग्राफ बनाने के लिए मैं पहले पॉइंट्स मार्क करूंगा, मुझे पता है वोल्टेज को आगे दिखाना है तो कोसाइन करूंगा, वोल्टेज यहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट, करंट जब मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0, जब करंट 0 होता है वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम। इस लॉजिक के साथ में पहले पॉइंट्स मार्क करूंगा, और पॉइंट मार्क करने के बाद सारे पॉइंट को एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करूंगा, तो स्मूथ कर्व होगा ऐसा, तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को, और ये किसके लिए होगा, प्लस π/2। तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो -π/2 के लिए नीचे से है वोल्टेज का, करंट तो वही रहेगा। इतना काम तुमको अपने आप करना है, फिर भी नहीं सोचना है अगर कल में